बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे बीवी पर शक हुआ तो उसका पीछा करता वहाँ पहुँचा। किसी गैर मर्द के साथ उसकी बगल में हाथ डाले कमरे में जाते देखकर मैं हैरान रह गया, और जब खिड़की से अंदर झांका तो सही मायनों में मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरा नाम इमरान है, उम्र 25 साल, मैंने बीए किया हुआ था। मेरी माँ तो ख़ानदान में मेरी तारीफ़ें करते नहीं थकती थी। हालांकि मैं कोई शहज़ादा नहीं था, सांवली सी रंगत का मालिक था, लेकिन माँ की बातें सुन सुनकर मुझ में भी गुरूर आ गया। वो जहाँ भी जाती कहती, चाँद, अपने चाँद से बेटे के लिए कोई हूर ही लाऊंगी। मैंने बीए के बाद बैंक में मैनेजर की नौकरी शुरू कर दी। महीने के 50,000 आराम से कमा लेता था, लेकिन माँ की बातों का असर था कि मैं अब भी अपनी शरीके हयात को तस्वुरात में सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत सोचता था। पास ही मेरी मामी का घर था। शाइस्ता मामी अपने नाम की तरह ही उनकी तरबियत भी शाइस्ता ही थी। उनकी एक बेटी इकरा थी और एक ही बेटा अम्माद था। बेटी की उम्र 27 साल थी और अब तक कवारी घर बैठी थी। वजह उसकी रंगत थी, वो तो बिल्कुल ही काली सी थी। उसको देखते ही जहन में आता था, भला इतना भी कोई काला कैसे हो सकता है। अम्मा तो बातों बातों में मामी से कह चुकी थी कि इकरा को कहीं अफ्रीका से तो नहीं उठा लाए। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उसकी रंगत तो न तुमसे मेल खाती है और ना मेरे मरहूम भाई एजाज से, बल्कि अपने अम्माद को ही देख लो, कितना साफ रंग है। मामी बातों को समझती तो खूब थी, लेकिन फिर भी उसने मेरी माँ से इकरा का रिश्ता मांग लिया। उनका कहना था, अपने फिर भी अपने ही होते हैं, लिहाज कर ही लेते हैं, और ये तो तेरी फुप्पो है। लेकिन मेरी माँ तो हत्ते से उखड़ गई और जो सुनाई उनको कि इकरा दरवाजे के पीछे खड़ी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं पहले तो फिर भी कज़न की नज़र से देख लेता था, लेकिन अब तो मेरा दिल ही बुरा हो गया था। भला उसका और मेरा भी कोई मेल है? कहाँ वो मैट्रिक पास और कहाँ मैं बैंक में नौकरी करता। पूरे ख़ानदान की आंखों का तारा, मुझे तो कोई भी मिल जानी थी। दिल में सोचते मैंने अम्मा की तरफ देखा, जो मामी को कमज़ाद कहती बातें सुना रही थी। इसीलिए तू हमें आए दिन दावत करती थी ना? तेरी तो नज़र शुरू से ही मेरे बेटे पर थी, तभी मैं कहूँ तो इतनी अच्छी कैसे हो गई है। जबकि मेरी मामी तो खामोशी से उनकी बातें सुन रही थीं। वो शुरू से ही ऐसी थी, साबिर, तभी तो मामू को उनसे इतनी मोहब्बत थी। अब भी वो खामोश ही रही। इकरा भी तो उनकी तरह ही थी, वो भी घर का सारा काम खुद कर लेती थी, साथ में सिलाई की मशीन भी चलाती थी। ईद पर अम्मा मुफ्त में उससे ही तो कपड़े सिलवाया करती थी। तब उनको मम्मा अपनी भांजी बहुत प्यारी लगती थी, और आज जब उसी भांजी का रिश्ता आया तो आग बगोला होते सो बातें मामी को सुनाते मुझे अपने साथ वापस ले गई। उसके बाद अम्मा ने उनके घर आना जाना ही बंद कर दिया था। तब भी मामी ने उनको आकर मना लिया था कि एक तुम ही तो इकरा और अम्माद की फूफी हो, तुम भी रूठ गई तो हमारा कौन है इस दुनिया में। मैं तो नाराज़ होती नहीं बहन, तुमने ही वजह दी नाराज़गी की, अपनी बेटी को बीच में लाकर। मेरी बात सुन, जब तक वो मेरी भांजी है मुझे जान से अजीज़ है, लेकिन अगर तू ऐसा वैसे कुछ सोच रही है तो अभी से बता दे। और अम्मा तब भी तंज के नशे चलाते मान गई थी। आखिर को मुफ्त के सारे कपड़े जो सिलवाया करती थी। आपा, आप राज़ी हो तो हमें और क्या चाहिए। मेरी तो दुआ है अल्लाह उम्र के नसीब अच्छे करें। हाँ हाँ, अल्लाह मेरे चाँद के नसीब बहुत अच्छे करे, और तेरी भी इकरा का रिश्ता जल्द हो जाए। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया था, बस अब इकरा मुझसे कतराने लगी थी। अब तो वो सामने भी मुश्किल से आती थी, लेकिन यहाँ फ़र्क किसको पड़ रहा था। मैं भी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया। फिर मेरी मुलाकात हुई थी अलीना से। वो अपना अकाउंट बनवाने बैंक में आई थी। बस क्या था, तब से हमारी दोस्ती हो गई। हम ज़ात के शेख हैं। जबकि वो आराई थी, बहुत जल्दी खुल मिल जाने वाली लड़की। उसे देखकर मुझे लगा कि मुझे तो अपने ख्वाबों की शहज़ादी मिल गई। हमारी नंबर के एक्सचेंज हुए, हमारी तो अब आए रोज़ मुलाकातें होने लग गई थी। जब एक दिन उसने मुझसे शादी की बात की तो मैं तो खुश ही हो गया था, लेकिन मैं जानता था माँ कभी भी बाहर की ज़ात के लिए नहीं मानेंगी। इसलिए हमने छुपकर निकाह कर लिया। अगले दिन मैं घर गया और माँ से प्रमोशन का कहा और दूसरे शहर जाने का कहकर अपना बैग पैक करने लगा। माँ को बाहर का कुछ पता तो था नहीं, वो भी दुआएं देती मुझे रवाना करने लगी। मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही थी। अक्सर माँ से दोस्तों का कहकर कभी कोई बहाना बनाकर मैं अलीना के पास चला जाता। हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया था। अब मैंने सोच लिया था घर जाकर माँ को सब कुछ बता दूंगा और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने अलीना को 4 दिन का माँ की तरफ रहने का कहा और ख़ुद चला गया। उसने भी कोई एतराज़ ना किया। वो मुझे बहुत अच्छे से समझने लगी थी। मैं बहुत खुश था। मैं घर आया तो माँ ने मेरा माथा चूमा, मुझे प्यार दिया और मेरी पसंद का सारा खाना बनाकर मुझे ढेर सारी बातें करने लगी। और उसी दौरान मुझे ये पता लगा कि मेरे जाने के बाद इकरा अम्मा के
पास आती थी और उसके सारे काम भी कर दिया करती थी। आज अपनी माँ के मुंह से उसकी तारीफ़ सुनकर हैरानी हुई थी, लेकिन मुझे पता था माँ को इकरा से काम की हद तक ही मोहब्बत है। लेकिन जब अचानक से मैंने अपनी माँ के सामने अपनी पसंद का जिक्र किया तो वो थोड़ी देर चुप हो गई और फिर वही बोली जिसका मुझे डर था कि लड़की की ज़ात क्या है, क्योंकि मैंने उसे सब बताया कि पढ़ी लिखी है और ख़ूबसूरत भी वैसी ही है जैसी तो चाहती थी मेरे लिए। लेकिन अब माँ ने ज़ात की बात की तो मेरी बारी थी चुप होने की, वरना फिर मैंने एक ही सांस में उसे सब कुछ बता दिया कि वो आ रहे हैं। माँ ने बहुत वावेला मचाया, लेकिन जब मैंने उसे अपनी शादी का बताया तो ये सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। अब उसके पास कहने को कुछ बचा भी नहीं था। कुछ दिन तक तो वो उसने मेरी शक्ल तक ना देखी थी, लेकिन माँ थी, कितनी देर तक नाराज़ रह सकती थी। आखिर मान ही गई और ये भी कह दिया कि बहू को घर ले आ। मैं खुशी से निहाल हो गया था। अम्मा को सीने से लगाते उनका शुक्रिया अदा किया और माफ़ी भी मांगी। यूँ बिना बताए शादी करने की मैं वापस खुश होकर घर आया था। जब अलीना को ये बात बताई तो उसके चेहरे पर मुझे खुशी नज़र न आई थी। पूछा तो कहती मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारी माँ मुझ पर गुस्सा ना हो और मुझ पर जुल्म ना करे। उसकी बात सुनकर मुझे बेसाख्ता उस पर ढेरों प्यार आया। जो इतनी भोली थी, मेरी माँ बहुत अच्छी है और तुम तो उनकी इकलौती बहू हो, वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेंगी। कैसे भी करके मैंने अपनी बीवी को मना ही लिया। हम घर वापस आ गए थे। मुझे वापस आए 1 महीना हो चुका था और इस पूरे महीने में मुझे अम्मा से यही सुनने को मिला, बेटा बहू को तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। एक काम करने जाती है तो 2 बिगाड़ कर आती है और जब से तू आया है 5 बार अपनी बहन के पास जा चुकी है। मैंने माँ को समझाया कि उसने कभी ये सब काम नहीं किए हैं, इसलिए उसे नहीं आते। तेरी बहू तो बहुत भोली है और मैं नहीं चाहता कि उसके हाथ खराब हों, इसीलिए मैं कल से मासी का बंदोबस्त कर देता हूँ, वो सारे काम कर लिया करेगी। इतना कमा रहा हूँ तेरे और तेरी बहू के लिए ही तो है। अगले दिन से सारे काम मासी ने संभाल लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अम्मा को शिकायत थी कि वो मेरे पास नहीं बैठती, मैं अकेली होती हूँ, सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है। मैं अलीना के पास गया और उसे डांटा कि माँ को भी वक्त दिया करो। सब कुछ तो मैं करता हूँ तुम दोनों के लिए और जब थक कर आऊँ तो नया तमाशा खड़ा होता है। तो वो रोने लग गई और मैं हमेशा की तरह पिघल गया। जब आप चाहते हो तो अम्मा कभी मुझसे झाड़ू लगवाती तो कभी पाँव दबाने का कहती, और आज तो मुझे लात मार कर बिस्तर से ही गिरा दिया कि तेरे हाथ में तो ज़ोर ही नहीं है। मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, अब तो रोज़ बरोज़ मुझे तंग करती हैं। बीवी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं माँ से पूछने लगा तो उसने मुझे अपनी कसम दे दी कि मैं माँ बेटे की लड़ाई नहीं करवाना चाहती हूँ। आप कुछ ना करो, मैं जल्द ही माँ जी का दिल जीत लूँगी। उसकी सोच के बारे में जानकर एक बार फिर मुझे उस पर फ़ख्र होने लगा। बस उनकी बातों का बुरा ना माना करें, ये हम माँ बेटी के बीच की बात है। उसके बाद माँ ने जब भी उसकी शिकायत लगाई, मैंने चुपचाप सुनी और अपने कमरे में आकर आराम करने लगा। अब मैंने अलीना से पूछना छोड़ दिया था। मुझे पता था कि माँ जानबूझकर उसको तंग किया करती हैं। अब मैं भी पूछूं तो खफा होगी। फिर माँ ने भी शिकायत लगाना छोड़ दी। शायद उनका बहू से कोई मसला नहीं रहा था या कुछ और बात थी, लेकिन मैं बहुत खुश था। अब माँ ज़्यादातर मामी के घर आने जाने लगी थी। अब तो कई दिन वहाँ गुजार आती थी। अलीना का सोच के मैं भी जल्दी आने की कोशिश करता। पास ही मस्जिद का काम चल रहा था। अब मुझे हर हफ्ते 4 रातें वहाँ गुजारनी पड़ती, वहाँ का काम भी देखना होता था। सवाब का सोचकर मैं खुशी खुशी राज़ी हो गया। बेगम को भी कोई मसला नहीं था, लेकिन अब मैं भी बीवी को मशकूक नज़रों से देखने लगा, क्योंकि मेरे कानों में भी मोहल्ले की बातें पड़ी थी कि मेरी बीवी मेरे जाने के बाद घर से बाहर जाती है। मैंने पहले तो इस बात को सुनकर अनसुना कर दिया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शक होने लगा और एक दिन मैंने घर से जाने का नाटक किया और छुपकर अपने घर पर नज़र रखी। और ठीक आधे घंटे बाद मेरी बीवी तैयार होकर गली में यहाँ वहाँ देखकर घर से बाहर निकली। वो मुसलसल किसी से फ़ोन पर राब्ते में थी। जब एक जगह रुककर वो यहाँ वहाँ देखने लगी, जब वहाँ से एक खुशशक्ल आदमी नमूदार हुआ और आते ही उसका हाथ पकड़कर उसे लिए एक साइड पर चलने लगा। ये कोई तंग गली थी जिसमें कोई पुरानी सी इमारत को होटल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, और अपने ध्यान से उस लड़के के बगल में अपना हाथ डाले बड़े आराम से इस खस्ता हाल इमारत में दाखिल हुई। होटल के रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने आंखों में अजीब सी चमक लिए उसे सर से पैर तक देखा था, जो चस्पे लिबास में खुद सामने वाले को दावत दे रही थी कि वो अपनी आंखों की प्यास बुझा सके। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं भी आज देखना चाहता था कि वो किस हद तक गिरती है।
या फिर शायद उसे यहाँ कोई काम हो। खुद को समझाते हुए मैं उनके पीछे गया था। एक कमरे में जाते ही उसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। मैंने पास ही मौजूद खिड़की को ज़रा सा हाथ ही लगाया कि उसका पिट खुल गया और सामने जो मंजर देखने को मिला उसे देखकर तो मैं दंग ही रह गया था। और उसके साथ बहुत नाज़ेबा हालत में मौजूद थी वो। मेरा उठा हुआ हाथ खुद ब खुद झुक गया था। जिस बीवी पर मैं जान देता था, जिसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता था, वो बेवफा निकली थी। बल्कि जब उसकी बातें सुनी तो पता चला वो बेवफा नहीं बल्कि एक तवाइफ है, जिसके सामने मैं अक्सर इकरा को भी सुना दिया करता था, जताता था कि वो इससे कितनी कमतर है। आज पता चला था कि मेरी अपनी बीवी क्या थी और जिनको इस चीज़ की लत लग जाए वो कहाँ छूटती है। फिर मैंने भी बगैर लिहाज के दरवाजे को ज़ोरदार 2-3 ठोकरें रसीद की तो वो खुल गया था और अंदर जाते मैंने अपनी बीवी को देखते शर्म से आंखें मोड़ गया। वहीं पर मैंने उसे 3 हर्फ कह दिए और फिर मैं उससे हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। घर आया तो टूट चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने खूबसूरती के पीछे भागते धोखा खा लिया था और मुंह के बल गिरा था। अब मुझे मेरी माँ की वो सारी बातें सच लगने लगीं जो वो कहती थी कि तेरी बीवी सही नहीं, लेकिन मैं कई बार उसको ऊंची आवाज़ में खामोश करवा देता था। वहीं बैठकर मैं अपनी बीवी की बेवफाई पर और अपनी कम अक्ली पर बेतहाशा रोया था। मैंने एक दिल तोड़ा था। हाँ, मैंने इकरा का दिल तोड़ा था। मेरी माँ ने भी उसका मजाक उड़ाया था और आज मैं एक मजाक बनकर रह गया था। आज मेरा दिल टूटा था तो मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने भी उस पर 2 हर्फ भेजे और ख़ुद वज़ू बनाते अपने रब से अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लग गया। लेकिन दिल तो उसके बंदे का दिखाया था तो वो कैसे माफ़ करता। मैं वहीं सजदे पर सो गया। सुबह माँ वापस आई तो उसके गले लगकर बिलक बिलक कर रो रहा था और सब कुछ सच सच उसे बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं उसे तलाक भी देकर आया हूँ। अब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अम्मा से अपने किए की माफ़ी मांगी। वो माँ थी, कैसे नाराज़ रह सकती थी। फ़ौरन मुझे सीने से लगा लिया। तब मैंने ख़ुद अम्मा से इकरा के रिश्ते की बात की थी और कहा कि मैं मामी से और इकरा से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और उसे अपना बनाना चाहता हूँ। मुझ जैसे गुनाहगार को अब अगर अक्ल आ गई है तो सबसे पहले अपनी गलती सुधारूँगा। अगले रोज़ अम्मा उनके घर गई थी और बाद मामी से माफ़ी मांगते उन्होंने इकरा का हाथ मांग लिया था। लेकिन मेरी सज़ा शायद अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसी दिन मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे बैंक से निकाल दिया गया था और इस तहकीकात से पता चला था कि मैंने अकाउंट में झोल करके बहुत फ्रॉड किया है। मेरे अपने अकाउंट को भी सील कर दिया गया था और ये सब कुछ यकीनन अलीना का ही काम था। बहुत शातिर निकली थी वो। तब मामी ने जो ज़ेवर इकरा की शादी के लिए रखे थे वो बेच दिए। अम्माद ने भी सबसे उधार लिया। अम्मा ने भी अपना ज़ेवर बेच दिया। सब ने मिलकर पूरी कोशिश की और बिल आखिर 1 महीने की सज़ा काट कर मैं घर वापस आ गया था। इस वाक़ये से मुझे बहुत अच्छा सबक मिला था। मामी तो मेरे सदके वारी जा रही थी। मेरा गुरूर खाक में मिल चुका था। घर बिक गया था। अपने मामी के घर रह रहा था। शादी को थोड़ा आगे कर दिया था ताकि मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन जहाँ जाता मुझे चोर कहकर निकाल दिया जाता। कोई भी बैंक वाला मुझे रखने को तैयार ही नहीं था। बिल आखिर एक दिन मामी ने ही कह दिया कि कहीं से उधार लेकर कपड़े की दुकान खोल लो, अपना काम ही सही होता है। किसी के आगे हाथ फैलाने से कहीं गुना बेहतर है। और इकरा को भी तो सिलाई आती है। इस तरह शादी के बाद तुम लोगों का कारोबार खूब चलेगा। मैं भी मान गया और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन जब दुकान डाली तो वाकई मुझे बहुत मुनाफा हो रहा था। उसी दौरान धूमधाम से मेरी और इकरा की मंगनी भी हो गई थी। शादी 1 महीने बाद की तारीख पर रखी गई थी। मैं भी खुश था। अपने रब का किस तरह शुक्र अदा करता जिसने सब कुछ फिर से लौटा दिया था। मोहल्ले में भी सबको पता चल गया था कि पहली बीवी ने फ्रॉड किया है, इसीलिए शौहर ने तलाक दे दी। असल बात सिर्फ हम माँ बेटा को ही मालूम थी, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं इकरा को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब मैं ज़्यादा वक्त दुकान को देने लगा था, लेकिन अलग तरीके से। पहले की मगरूरी नहीं बल्कि आजिज़ी पसंद कर मिले। अगर पहले मिलते तो मुझसे मोहब्बत ना करते और अब इजहार करते नहीं थकते। ये सब किस्मत का खेल था। आजकल इकरा भी काफ़ी मसरूफ़ रहने लगी थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इकरा भी मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी और ऐसा हमारी शादी के 2 सालों में पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने सोचा था आज गजरे लेकर जाऊँगा तो वो खुश होगी, क्योंकि उसे गजरे बहुत पसंद थे।
थे, लेकिन जैसे ही मैंने गजरे उसके आगे किए तो वो गुस्से से भड़क उठी। एक बार कहा ना मुझे गजरे नहीं चाहिए, क्यों आपको समझ में नहीं आती एक बार में बात? अच्छू अच्छू। उसके बाद उसकी छींकों का दौरानिया था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 मिनट बाद जब वो कुछ नॉर्मल हुई तो मैंने माफ़ी मांगी और पूछा कि क्या हुआ तुम्हें तो बहुत पसंद थे ना गजरे? तो कहती हाँ पसंद थे, लेकिन कभी कभी पसंद एक जैसी नहीं रहती, बदल जाती है वक्त के साथ साथ। न जाने क्यों उसकी बातों में से डर गया था, कहीं मैं भी तो उसे नापसंद तो नहीं लगने लगा। वो भी तो मुझे नापसंद थी और अपने दिलो जान से उसे पसंद करने लगा था, तो क्या वो भी मुझसे दूर जाने वाली थी? क्या वो भी मुझे छोड़ने वाली थी? मेरी एक गलती की सज़ा क्या पूरी ज़िंदगी मुझे अकेले रहकर मिलने वाली थी? एक बार मेरे जहन में जो सोचों का सिलसिला शुरू हुआ था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बाहर आकर लंबे लंबे सांस लेकर ख़ुद को नॉर्मल करने लगी थी और मैंने सोच लिया था अगर वो मुझसे बेजार हो भी गई है या मुझे नापसंद करने लगी है तो मैं उसे अपनी मोहब्बत से मना लूँगा, और अगर वो ना मानी तो उसके पैर पकड़ लूँगा, लेकिन जाने नहीं दूँगा। मुझे ख़ुद भी पता नहीं था मैं क्या क्या सोचे जा रहा हूँ। अलीना तो चली गई थी, मुझे नफसियाती बना गई थी। अगर ज़रा सी कोई मनफी बात जहन में आती तो वो घर कर जाती और उससे मैं अपने ही मतलब का जमा पहनाते ख़ुद को हलकान करते रहता। इकरा अक्सर मुझे टोक देती थी, लेकिन अब तो कुछ दिनों से वो ख़ुद मुझसे उकताई उकताई सी फिर रही थी। वो क्या समझाती, लेकिन मेरी सारी मनफी सोचें उस वक्त गलत साबित हुई जब रात में वो मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखती बोली, महसूस करो मेरे साथ, अब तुम्हारी एक और निशानी जुड़ गई है, एक और नई ज़िंदगी। शर्माते लजाते उसने अपनी बात मुकम्मल की थी और मैं अभी तक होंकों की तरह उसकी शक्ल देख रहा था, जैसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कहना क्या चाह रही है। और जब मेरी समझ में बात आ गई तो मैं खुशी से झूम उठा। मैं इतना खुश हुआ था कि बयां करना मुश्किल था। मैं उसी वक्त अपने रब के हुजूर सजदे में झुक गया। मैं अक्सर अल्लाह से शिकवा करता था कि मुझे औलाद क्यों नहीं हुई। अब पता चला था कि अल्लाह भी चाहता था कि मेरी औलाद इकरा के वजूद से हो, ना कि अलीना के नापाक वजूद से। वो तो हमल ना ठहराने की गोलियां लेती थी। ये बात मुझे उसके जाने के बाद उसके सामान से मिली गोलियों से मालूम हुई थी। मामी और अम्मा भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई थी। कुछ दिनों में उनकी उम्र से वापसी थी। अब भी दिन में कितने ही फ़ोन करके वो मुझे इकरा का ख्याल रखने का कहती थी। सब कुछ सही हो गया था। अब मैंने मनफी सोचना भी छोड़ दिया था। और फिर एक दिन मुझे वो नज़र आई थी, फुटपाथ पर बैठी भीख मांगती हुई। मैंने उसे कभी बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन तशक्कुर भरी नज़रों से आसमान की तरफ ज़रूर देखा था। वो रब बड़ा बदला लेने वाला है। आज मेरी एक चांद सी बेटी और 2 बेटे हैं। मैं और इकरा एक दूसरे के संग मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब तो मेरी ख्वाहिश है मुझे जन्नत में भी इकरा का साथ मिले। अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है और मैं जितना उनका शुक्र अदा करूं कम है। बेशक वो रहमान है और रहीम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।